नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दूरदर्शन के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ कृष्णा शर्मा। कृषि दर्शन में हम कृषि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करते हैं, नई नई तकनीक के बारे में आपसे बातचीत करते हैं और समसामयिक विषयों पर भी चर्चा करते हैं। चूँकि कार्यक्रम खास है तो इस खास कार्यक्रम में खास तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर हरदयाल वर्मा जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं और डीन हैं रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और साथ में है आशा देवी जी, जो कि एक सफल कृषक हैं और पुरस्कृत महिला भी हैं। तो बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कार्यक्रम में और उम्मीद करते हैं कि आज की जो भी हमारी चर्चा होगी हमारे दर्शकों को जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लाभ देगी। और दर्शकों से भी ऐसी विनती करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती है उसका फ़ायदा उठाएं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले एक बेसिक सी बात आपसे करना चाहेंगे कि अभी फसलों की बुआई का समय है मुख्य रूप से, तो अभी कौन कौन सी फसलों की बुआई हो रही है और उसमें क्या कुछ सावधानियाँ अभी रखने की ज़रूरत है? जी शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण समय है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी रकबे में बोनी हो चुकी है, क्योंकि मानसून का इंतज़ार किसान भाई कर रहे थे। उसके बाद तुरंत बोनी हो चुकी है और बाकी जगह में जहां अभी कुछ देरी से बोनी होने की संभावना है वहां अभी मानसून लेट आया, पानी कम गिरी, तो उसमें अभी बुआई चल रही है जी। तो किसान भाइयों को ये देखने की बहुत आवश्यकता है कि जैसे महत्वपूर्ण आपने कहा, महत्वपूर्ण फसलें हमारे यहाँ धान है, सोयाबीन है, ज्वार, मक्का, ये सब फसलें मुख्य रूप से ली जाती हैं। उड़द मूंग भी लेते हैं। तो इसमें ज़रूरी ये है किसान भाइयों के लिए कि जहाँ बोनी नहीं हुई है वहाँ तो वो सारी सावधानियाँ कर लें, उपयोग कर लें, जिनसे उनकी फसल अच्छी रहे। जहाँ बुआई हो चुकी है वहाँ आवश्यक है कि किसान भाई सतत निगरानी रखें अपने खेत पर और वहाँ देखें कहीं और कीड़े की, बीमारी की, खरपतवार की कोई समस्या अगर आती है तो उसके निराकरण के लिए तुरंत वो प्रयास करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने दर्शकों को बताई कि अभी बहुत ही मौजूदा जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इस समय यदि विशेष तौर पर ध्यान रख लेते हैं तो आगे फसल भी अच्छी हो सकती है। आपके जो जवाब था उसमें ही एक सवाल छुपा हुआ था खरपतवार की, चूँकि आपने चर्चा कर दी है, तो उसका प्रबंधन कैसे करें? क्योंकि बहुत से लोग हैं तकनीक से करते हैं और बहुत से लोग हैं देसी तरीके से करते हैं। आपकी नज़र में किस तरह से एक तो होता है और क्या उसका सही तरीका है प्रबंधन का? जी कृष्णा जी, खरीफ फसलों में बहुत महत्वपूर्ण काम जो होते हैं उनमें से एक खरपतवार नियंत्रण है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है किसान भाई पहले से ही तैयारी कर लें जी। और सोयाबीन में जैसे हम देखते हैं कि और सभी फसलों में बारिश के कारण, नमी के कारण खरपतवार अधिक होते हैं रबी फसलों की तुलना में। तो किसान भाइयों को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। किसान भाई इसमें व्यवस्थाएँ भी करते हैं। इसमें एक समस्या तो ये आती है कि अगर मान लीजिए प्राथमिकता ये है कि निंदाई गुड़ाई करें सोयाबीन की फसल में, दूसरी जो कतार से बोई गई फसलें हैं उसमें डोरे कुल्पे, मतलब दो कतारों के बीच में जो हम निंदाई गुड़ाई करते हैं, बैलों से करते हैं, हाथ से करते हैं, और अब ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरण भी आ गए हैं जी। तो उनसे हमें करना चाहिए जब भी खेत में स्थिति बनती है, बतर मिलती है कि ज़्यादा नमी नहीं है और उसमें उसको चलाया जा सकता है जी। तो ये आम है और इसमें फ़ायदा अधिक इसलिए है कि इसमें न केवल खरपतवार नष्ट होते हैं बल्कि गुड़ाई भी होती है मिट्टी की, जिससे हवा जाने की व्यवस्था बनती है और फसल को फ़ायदा होता है। लेकिन बारिश के मौसम में अनिश्चितता होती है, कई बार लगातार भले हल्की बारिश है लेकिन लगातार गिर रही है। उसी समय अगर खरपतवार भी बढ़े हो रहे हैं जिनका नियंत्रण करने की ज़रूरत है तो उस समय हमें फिर खरपतवार नाशकों का सहारा लेना पड़ता है। तो इसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ता है आने वाली फसल पर, क्योंकि कीटनाशक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हम कर रहे हैं जी। तो उसकी गुणवत्ता पर कोई फर्क या सेहत पर जो विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं? हाँ, आपने सही जाहिर किया है। देखिए क्या होता है कि इसके लिए अलग अलग अनुशंसित कृषि रसायन हैं, चाहे वो खरपतवार नाशी हों या कीटनाशी हों जी। तो ये जो मैंने कहा कि जो बोनी के पूर्व करेंगे उसका असर 3 दिन के पहले ख़त्म हो जाता है। अच्छा। तो उस समय हमारा बीज अंकुरित नहीं होता है और जो अंकुरण हो गया है खरपतवारों का वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उसका तभी उपयोग करते हैं। लेकिन जो हम 30-35 दिनों में उपयोग करते हैं खड़ी फसल में, वो ऐसे खरपतवार नाशी हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते फसल को भी,
किसी प्रकार का, वो केवल खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए समझने वाली बात है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जब आप बीज रोपते हैं उससे पहले ही प्रयास करें कि यदि आप रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो बीज रोपने के पहले करें, जिससे कि सेहत पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा आने वाली फसल में। ठीक है, अब अगला जो सवाल है हम आशा देवी आप जिससे करना चाहते हैं। आप अपने आप में एक सफल कृषक हैं और बहुत प्रेरणा स्रोत भी हैं बहुत सारी महिलाओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बताएं और उसके बाद ये भी बताएं कि मिलेट्स की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम आशा उइके, मैं ग्राम लोलका, ब्लॉक ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन से। हम जो पहले थे किसान और खेती सिर्फ जो वर्षा आधारित खेतियां थी वो ही करते थे, लेकिन 3 साल पहले एक स्वयंसेवी संस्था आई, रोग संस्था और आजीविका मिशन, इनके माध्यम से हम लोगों को जो कोदो है उसकी जानकारी मिली कि आप लोगों का जो एरिया है वो वर्षा आधारित है और जो ज़मीनें हैं थोड़ी पथरीली भी हैं, तो इसमें अगर आप लोग कोदो की खेती करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा इसमें फ़ायदा होगा। तो वक्त हो चला है एक विराम का। कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं विराम के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर हरदयाल वर्मा जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं और डीन हैं टैगोर यूनिवर्सिटी से, और साथ में हैं आशा जी जो कि एक सफल कृषक हैं और जिला स्तर पर पुरस्कृत हैं। आप दोनों का दोबारा से हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आशा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसकी खेती तो कर ली और अब कहीं ना कहीं रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है, क्या आगे प्रोसेसिंग करने के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि इसका बिस्किट भी बनता है, इसका और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं बनते हैं, उस बारे में भी आप सोच रहे हैं? नमकीन बनता है, बिस्किट बनता है। हाँ सर, इसके लिए हम लोगों ने हमारा जो कृषि विनायक उत्पादक समूह है उसमें हमें सरकार ने 2 लाख रुपए फंड दिया है कि आप लोग अगर खुद का अपना ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। तो हम लोगों का आगे यही प्लान है इसमें कि रॉ मटेरियल और कोदो का चावल क्या है कि इसको बनाने से पहले इसको गलाना पड़ता है 4 से 5 घंटे, तब इसके पोषक तत्व एक्टिव होते हैं, ये फिर ये खाने लायक होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग आलस कर जाते, तो हम लोगों का ये है, तो हम लोगों ने अभी कुछ प्रोडक्ट इसके बनाए भी हैं। रागी हुआ, रागी का पोहा बनाए हैं, कंगनी का पोहा, कोदो का पोहा। तो ये जैसे हमारा नॉर्मल पोहा बनता है वैसे ही ये पोहा बनता है। और इसकी रागी की हम लोगों ने मठरी बनाई है। रागी का एक बहुत अच्छा है कि हम लोग ये बच्चों को बहुत अच्छा वो देता है, ये इसमें कैल्शियम की पूर्ति होती है बच्चों की। तो इसको जैसे पोहा अगर कोई लेते हैं तो हम लोग उनको यही बताते हैं कि आप इसको थोड़ा सा रोस्ट करके और मिल्क में इसको बच्चों को डायरेक्ट दे सकते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें भी इसका, जैसे प्रेग्नेंट हुई तो हम लोगों ने उनको भी प्रचार किया कि आप लोग अगर ये इसका खाना इसका बना के खाते हैं, दलिया खिचड़ी, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है ऐसे। और इसको हमारा जो विनायक है ये धीरे धीरे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो बनी चीज़ें हैं इसकी सेवइयाँ बना सकते हैं, इसका आटा बना के हम लोग सेल कर सकते हैं। और इसका छोटे छोटे जो दीदी कैफ़े हैं उस तरफ हम लोगों का रुझान जा रहा है कि हम लोग ये ऐसी चीज़ें हम लोगों तक इसका ज़्यादा प्रचार हो, जैसे बनी बनाई चीज़ें लोगों को क्वालिटी अच्छी हो, टेस्ट अच्छा हो, तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, आपसे बहुत सारे प्रश्न आज कर रहे हैं और आपको बुलाया है इसने इतने सारे प्रश्न करने के लिए, ताकि जो हमारे कृषक भाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपकी बातों का मिल सके। तो आपको बहुत सारे प्रश्न भी और करने। एक तो ये जो आपको जिला स्तरीय पुरस्कार मिला, अपने आप में बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात होती है। ये किस तरह का आपका सफ़र रहा? क्या कुछ ऐसा खास आपने किया जो ये मिला? और इसी के साथ दूसरा सवाल कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको साथ में जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं?
इसमें भी हमें बहुत संघर्ष करने पड़े। एक तो गांव से निकलना नहीं होता था, अगर जाएं भी तो इतने जल्दी लोग, और किसी से पहचान नहीं थी। अगर एनजीओ वाले भी आ रहे हैं जो रोग संस्था है तो उनके साथ क्यों जुड़ें। अगर उन गांव में बहुत पहले ये होता था, जैसे कोई जाता है, अगर महिला है घर में, कोई पूछे कि कोई है तो महिला बोल देती है कोई नहीं है घर में। ये ऐसा होता था गांव में। अगर पहचान नहीं है तो धीरे धीरे हम लोगों का जो आत्मनिर्भर बने हैं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही बने हैं। अगर 4-5 महिलाएं कहीं जाएंगी तो घर वाले भी कोई मना नहीं करते। अगर अकेली महिला जाएगी तो ऐसी समस्या का, लेकिन मेरे घर में भी दिक्कतें हुई। जैसे कभी अकेला कहीं जाना हुआ, कोई प्रशिक्षण लेना हो, या ऐसे अपने ब्लॉक में, ज़िले में, राज्य में, हम लोगों ने राज्य के बाहर तक फिर इसका भ्रमण किया है। तो ये सारी समस्याएं, और फिर जो मुझे जिला स्तरीय पुरस्कार मिला है ये उन्नत खेती करवाने पर ही मिला है। हम लोगों ने, मेरे साथ साथ, मैंने तो इसकी खेती की है, लेकिन मेरे साथ साथ जो 50-60 एकड़ में किसानों से खेती करवाई है, तो इस कारण ही मुझे जिला पुरस्कार मिल पाया है। बहुत अच्छी बात है। ये एक सीखने वाली बात भी है कि भाई आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों को प्रोत्साहित करना, उनको साथ लेकर चलना। और आशा जी की जो सफ़र है, जो जर्नी रही है, उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन निरंतर प्रयास करके सफलता हासिल की जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जैसा कि हमारा विषय भी है खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन, तो ये किस तरह से अभी करना चाहिए और क्या कुछ महत्वपूर्ण बारीकियां इसमें रखना पड़ेंगी? जी, ये महत्वपूर्ण है कि जहां हम देखते हैं कि बुआई अभी होने वाली है, हो रही है, उस समय से ही इसका ध्यान रखना आवश्यक है कि हम कोई भी फसल ले रहे हों, उर्वरक कोई भी उपयोग कर रहे हों, अनुशंसित मात्रा जो हर फसल के लिए अलग अलग की गई है वो मात्रा उपयोग करना है। और सभी फसलों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि कम से कम 1/3 उर्वरकों के जो पोषण जाते हैं उनके वो जैविक खादों के माध्यम से जाएं। मतलब हम देसी खाद उपयोग करें, कम से कम 1/3। जिन किसान भाइयों के पास और अधिक है वो अधिक इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत 1/3 से अवश्य करें। तो उसमें आपका रासायनिक उर्वरक भी कम लगेगा और जैविक खाद और उर्वरक देने से आपको ये फायदा होगा कि फसल में बढ़वार अच्छी होगी और भूमि की उर्वरता भी स्थिर रहेगी। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि हमारे किसान भाइयों को बहुत समय से मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है जी। तो मिट्टी परीक्षण कराने भी लगे किसान भाई, तो उसकी अनुशंसा जो आ रही है उसके अनुसार पोषण का, खाद और उर्वरक का ध्यान रखें। तो वक्त हो चला है एक विराम का। कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा, मिलते हैं विराम के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर हरदयाल वर्मा जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं और डीन हैं टैगोर यूनिवर्सिटी से, और साथ में हैं आशा जी, जो कि एक सफल कृषक हैं और जिला स्तर पर पुरस्कृत हैं। आप दोनों का दोबारा से हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आशा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि ऐसा मानते हैं कि भाई भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान भाई जो हैं वो एक तरह की देश सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उसी दिशा में आप भी बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं समाज सेवा, तभी आपको पुरस्कार भी मिला हुआ है। आगे समाज सेवा के तौर पर यदि हम देखें तो महिलाओं को और आगे किस तरह से जोड़ना चाहती है, स्वावलंबी बनाने की दिशा में क्या कुछ प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके जैसे कि आप हैं? इसके लिए तो जो संघ बने हैं सर,
वही एक माध्यम है कि इसका हम लोगों की जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसके माध्यम से ये हम जो शेयर होल्डर से जोड़ते हैं और उनको जाके हम कन्विंस करते हैं गांव में कि अगर आप लोग कोदो का उत्पादन करते हैं तो इसका मार्केट भी है, हम लोग आपको उत्पादन भी करवाएंगे और हमारी जो कंपनी है वो इसको खरीद भी लेगी। अगर व्यक्तिगत हम लोग उनको समझाने जाएंगे, महासंघी जो कंपनियां हैं, जो स्वयं सहायता समूह है, यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कई सारे लोगों को इससे कन्विंस कर सकते हैं, उनको जाके बता सकते हैं। और ये कंपनियां हम लोगों को जो हैं सरकार से जुड़े हुए हैं तो लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर जैसे कोई प्राइवेट वाले जाते हैं तो लोग कम ध्यान देते हैं। हम लोगों की जो कंपनी है तो वो गवर्नमेंट से, तो हम लोग जैसे इसका प्रचार करते हैं तो आगे हमारा यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जैसे शेयर होल्डर जुड़ते जाएंगे और भी लोगों को इसका मार्केट है तो हम लोग इसका मार्केट बना रहे हैं, लोगों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना सर कि कोई भी फसल का जो हम लोग किसान एकदम से नहीं आएगा, जैसे एकदम से धान पे चला गया तो वो सब देखा देखी हुआ है, इसका मार्केट है, तुअर लगाना छोड़ दिए हैं, तो इन सब का माहौल उनको इसकी खेती के लिए उनको तैयार करना पड़ेगा। तो हम लोग भी इस पे आगे प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को इसका फ़ायदे बता रहे हैं कि इसका उत्पादन करने से और खुद अगर हम इसका स्वयं इसका भोजन बना के खाएंगे तो हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, स्वस्थ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अब चूँकि जाने का समय भी है तो जाते जाते हमारे जो युवा हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, युवा कृषक हैं, उनको मिलेट्स के लिए आप क्या कुछ एक संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए तो सर उन लोगों को जो हमारे कोई परियोजना है, जैसे आत्मा परियोजना है, KBK हैं, उन लोगों के कुछ प्रोग्राम्स रखें, उनको एक्सपोजर कराएं तो उन लोगों को ज़्यादा इसमें वो होगा कि वो लोग खुद देखेंगे और इसके कहीं जाके जैसे प्रशिक्षण लेते हैं। बिल्कुल, तो यही एक संदेश देना चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाएं जुड़ें, देखें और इसके फ़ायदे जब वो खुद स्वयं करेंगे, देखेंगे और इसका भोजन करेंगे तो ही बिल्कुल खुद प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी और तभी वो इस लाइन में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ टिप्स हम जानना चाहेंगे कि खरीफ फसलों का जो नियंत्रण है या उर्वरक का है उस बारे में जो भी आप संदेश देना चाहते हैं, जो भी टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं वो दे दीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई खेत की सतत निगरानी रखें, क्योंकि किस समय कौन से कीट का प्रकोप हो रहा है, अचानक बढ़ रहा है, मौसम में भी परिवर्तन होता है, कौन सी बीमारी आ रही है जो बहुत जल्दी फैल सकती है। सोयाबीन में आप देखते हैं कि येलो मोज़ेक वायरस जो पीले पत्ते की बीमारी है जी, वो अगर हम किसान भाई करीब 5-6 दिन अगर ना देख पाएँ, पत्तों की शुरुआत हो रही पीलापन की, तो पूरे खेत में फैल जाएगा, उसके बाद कोई नियंत्रण नहीं है, पूरी फसल खराब होनी है। तो इस तरह से ध्यान रखें और खरपतवार नियंत्रण अपना कर लें और सतत निगरानी के साथ में जैसी आवश्यकता आती है उस तरह से उसका प्रयोग कर लें। बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना सारा जानकारी हमारे दर्शकों की दी। और आशा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए और इतनी सारी जानकारी आपने दर्शकों को दी। तो दर्शकों, अब समय हो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों की आय बढ़ाने ब्याज अनुदान पोर्टल लॉन्च, मध्य प्रदेश सरकार के कृषक हितैषी निर्णय, मध्य प्रदेश में खरीफ बोनी 49 लाख हेक्टेयर में, बरसात में लगाएं भिंडी और कामलिया कीट का नियंत्रण। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ब्याज अनुदान पोर्टल लॉन्च। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना के तहत ब्याज सब्सिडी दावों के त्वरित बैंक निपटान के लिए एक वेब पोर्टल तथा किसानों की कहानियों को प्रदर्शित करने वाली एक ब्लॉग साइट कृषि कथा की शुरुआत की। श्री चौहान ने बताया कि यह वेब पोर्टल बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज सब्सिडी दावों के निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज बनाएगा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत अब तक 67,871 परियोजनाओं के लिए 43,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं और 72,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया गया है। इस पोर्टल का उपयोग बैंकों, कृषि विभाग, केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई और नाबार्ड द्वारा किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के किसानों की आय तथा उनका उत्पादन बढ़ाने, समाज तथा कृषि संस्थानों में उनको मान सम्मान व सुविधा दिलाने के उद्देश्य से डॉक्टर मोहन यादव सरकार निरंतर कृषक हितैषी फैसले ले रही है, जो किसानों के लिए अच्छा संकेत है। मुख्यमंत्री स्वयं कृषक हित के निर्णयों के प्रति गंभीर हैं। कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य, सिंचाई के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर को बढ़ावा, पीएम जनमत योजना का लाभ, मूंग उड़द की खरीद सीमा बढ़ाना, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं युवा उद्यमियों के माध्यम से चलाना, दलहन तिलहन को बढ़ावा देना, मंडियों में चाक चौबंद व्यवस्था, छोटे किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ, फसल विविधीकरण एवं ई रूपी वाउचर से अनुदान का भुगतान ऐसे त्वरित निर्णय हैं जो हाल ही में लेकर किसानों को राहत दी गई है। मध्य प्रदेश में मानसून छाने के कारण खरीफ बुआई में तेजी आई है। प्रदेश में जून माह में वर्षा की कमी के कारण खरीफ बुआई प्रभावित हुई, इसीलिए प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई जून अंत में प्रारंभ हुई। अब तक लगभग 49.03 लाख हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 33% है। गत वर्ष इस अवधि में फसल की बुआई 35.15 लाख हेक्टेयर में हुई थी। हालांकि कपास की बोनी पूर्व में ही शुरू हो गई थी। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 144.34 लाख हेक्टेयर है। इस वर्ष 148.69 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। बारिश में भिंडी लगाकर किसान भाई अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखें कि यदि आपके क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है तो खेत में जल निथार की समुचित व्यवस्था करें। बरसात के लिए पूसा A4 जाति अच्छी पाई गई है। इसके अलावा पद्मनी, क्रांति, पंजाब पद्मनी, अर्का अनामिका, G7 इत्यादि भी लगा सकते हैं। भिंडी के बीज की दर वैज्ञानिक 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा करते हैं। ध्यान रखें कि बीज का उपचार थायरम से जरूर करें। इसमें कई तरह की व्याधियों से मुक्ति मिल जाती है। 10 टन गोबर खाद के साथ 260 किलो यूरिया, 250 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा निदाई गुड़ाई सतत करते रहें। बरसात के सीजन में कामलिया कीट खेत से लेकर घरों तक में सक्रिय रहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खेत की मेढ़ों पर लगे खंखर, दूधी इत्यादि के पौधों का निरीक्षण करते रहें तथा खेत के किनारों पर जगह जगह घास फूस एवं कचरे का ढेर शाम को इकट्ठा करके सुबह उसमें जमा कीटों को इकट्ठा करके नष्ट करें। मुख्य फसल के चारों ओर सनई लगाकर उसमें कीट प्रकोप देखकर फॉलीडॉल 2% चूर्ण का भुरकाव करें। साथ ही मुख्य फसल पर इकोलक्स 1.5% चूर्ण का 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। इसके अलावा क्लोरोपाइरिफास 20 EC का 1250 से 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तथा नीम तेल 7.5 मिलीलीटर प्रति पंप के हिसाब से छिड़कें। इससे कामलिया कीट नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।